अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू बेल्स ऑफ में। और आज दो और इम्पॉर्टेंट मैच है। अब तो हर मैच ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश जो जीत गया मैच आज 9 रन से, और नेदरलैंड्स जो है वो हार गया। बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस इसलिए हैं कि अब एक एक मैच कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, और इस वक्त जो है आप ये भी जानते हैं कि जो हारता चला जाएगा वो फिर उसके आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेट्स सी के आगे मैचेस जो कल, वैसे इंपॉर्टेंट मैच एक और भी है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, लेकिन कल एक ही मैच है। वो मज़ा आता है, दो मैचेस होते हैं तो कल एक ही मैच है, चले कोई बात नहीं। और होगा भी हमारे इस शो के टाइम पर ही, तकरीबन 4 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम से, तो मैच जारी होगा और साथ साथ हम जो है उसके हवाले से बात भी करते चलेंगे। दूसरा मैच अभी भी जारी है और वो है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का। तो दो इंपॉर्टेंट मैच है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन जो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर सुनते होंगे बहुत इतने, मैं तो मतलब मुझे तो आजकल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये शो करने में। वो इसलिए भी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ हैं शोएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? आप इतने कैसे? अच्छे आप जो तज़किया देते हैं, इतनी अच्छी डीप बातें चश्मा कर रहे पहनना होते हैं ना, पड़ता है उसके उसके लिए। लिए चश्मा पहनना पड़ता है। अच्छी बात है, आप चश्मे के साथ भी अच्छे लग रहे होते हैं। हमारी कोई वैल्यू और नहीं, हम चले जाएं। और जिसकी हम उठ के वैल्यू चले बहुत जाएं। ज़्यादा है, जो अपने आप को खुद ही कह रहे हैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आप खुद भी सर को वैल्यू देते रहते हैं, उसका मुझे आप कह रहे हैं कि सर वैल्यू। इस सर नहीं बेहतरीन एक्सपर्ट, बेहतरीन जर्नलिस्ट, बेहतरीन होस्ट। सीरियसली मैं आसिफ आपके साथ भी शो करने में बहुत इंजॉय कर रही हूँ, शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया, आप भी वो पॉइंट्स लेकर आ रहे होते बहुत हैं बहुत शुक्रिया। जो हमने मतलब इतनी डीप डाउन बातें हो रही थी। मैं औरों के भी शोज़ देख रही हूँ सर, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना क्रिकेट का, वो सामने नज़र आ रहा होता है। बहुत शुक्रिया। सीरियसली तो माशाल्लाह से आई एम रियली एंजॉइंग दोनों के साथ शो करने में। आज का पहला मैच जो था बात करते हैं इसके हवाले से, बांग्लादेश और हाँ और नेदरलैंड्स का, क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि कौन जीतेगा ये मैच? पहले तो ये वाला एक होता है ना, लेकिन बांग्लादेश ने, मतलब बांग्लादेश की टीम कैसी है, नेदरलैंड्स का जो साथ जो था उनका मुकाबला वो कैसा रहा? देखिए, बांग्लादेश की टीम नेदरलैंड की टीम से सुपीरियर है, टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, और उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो हु कैन मेक थिंग्स हैपन, और आईब्रो रेजिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी देते रहे हैं। और टुडे वाज नो सरप्राइज के दे वर द विनर्स टुडे। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि बांग्लादेश के सामने एक नॉट सो प्रोफेशनल टीम अगेंस्ट में थी। हाँ। ऑल्दो कि नेदरलैंड भी करीब आ गए, ज़्यादा कोई 10 रन 9-10 रन से ही जीते बिल्कुल, हैं हाँ, ये लोग। उन्होंने लेकिन 15 135 एक्स्ट्राज बनाया। उसके अंदर दिए उन्होंने। 15 एक्स्ट्राज का मतलब 7 वाइड्स और कुछ लेग बाइज वगैरह मिला के, तो उनका एक्यूमुलेट हुआ 144, विच इज़ नॉट सो ग्रेट अ टोटल। बट येट उन्होंने अच्छी तरह वापस स्टार्ट लिया नेदरलैंड की टीम ने वो उसको चेस करने के लिए। लेकिन उनके सिर्फ एकरमैन जो हैं वो बड़ा अच्छा खेलते हैं टेक्निकली। उनके पास कम ऐसे प्लेयर हैं, जैसे कि पाकिस्तान की रिसेंट पास में सीरीज़ हुई, और उनकी तरफ से एकरमैन और एक दो और जो जो प्लेयर थे, टॉम कूपर स्पेशली मुझे बड़े पसंद आए थे। इनकी टेक्निक जो है वो बड़ी अच्छी है, बॉल के ऊपर अप्रोच, वो माइंडसेट अच्छा है, और इसीलिए आज ये एकरमैन ने भी 62 रन किए 48 बॉल्स के अंदर, 6 चौके 2 छक्के भी लगाने में गए। लेकिन उनका सपोर्ट एक भी दूसरे एक प्लेयर ने भी नहीं दिया। सिर्फ जो सेकंड आई है वो स्कॉट एडवर्ड्स ने 16 रन किए। तो इसका मतलब ये कि सिंगल हैंडेडली मैच नहीं जीते जाते, यू नीड एटलीस्ट अ पार्टनर एट दी अदर एंड। तो वो मैच अच्छा हुआ, लेकिन ये एक रिचुअल था और वो कंप्लीट किया उन्होंने, और बांग्लादेश इस तरह मैच जीत गया। और आसिफ, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एक बार फिर बेल्स ऑफ में, और हमारे साथ है शोएब मोहम्मद साहब और साथ ही हमारे साथ है आसिफ खान भी। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पेशली जो मैच हो रहा था जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का, लेकिन वो हो गया बारिश की नज़र। अच्छा, अब जब बारिश की नज़र हुआ तो ये इसके क्या पॉइंट्स होंगे, किस तरह से आगे ये इसको देखा जाएगा मैच को, तो इसके बारे में डिटेल्स आसिफ। अगर 5 ओवर का मैच हो गया है हाँ, तो फिर तो डकवर्थ लुईस लगेगा, और साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी आगे थी, तो वो जीतने की पोजीशन में थे, तो जीत जाएंगे। लेकिन अगर 5 ओवर से कम का मैच हुआ तो फिर एक एक पॉइंट मिलेगा, ये है लॉ। ओके।
तो अब कल का जो मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका का, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शोएब मोहम्मद साहब अगर उस पर हम आप थोड़ा सा कुछ बता दें। नेचुरली कल हमारे शायद 4 बजे यहाँ पाकिस्तान जी, स्टैंडर्ड जी, टाइम जी। से शुरू होगा। नेचुरली ऑस्ट्रेलिया एक मैच हार गया हुआ है न्यूजीलैंड से। और श्रीलंका जो है वो जीता बल्कि है। मैं एक चीज़ करेक्ट कर दूं, सॉरी, ये क्योंकि कर्टेल मैच था, 9 ओवर का मैच था, तो इसमें 5 ओवर का हिसाब नहीं होगा, वो 20 ओवर के मैच में होता है 5 ओवर के हिसाब से, तो उसमें वो देखना होगा कि क्या इसमें तो कह रहे कॉल ऑफ कर दिया ना, अब तो ये तो कॉल ऑफ तो कर दिया, लेकिन क्या नतीजा निकला वो मैंने देखा नहीं है, अभी तक हाँ। क्योंकि अभी ये तक no कर्टेल result मैच है, आया ये था। कर्टेल मैच है। जिम्बाब्वे ने 3 ओवर ही किए हैं ना खाली, तो मेरे ख्याल में इस पे जो है आई थिंक सो, मुझे तो भी नहीं पता, अभी डिटेल्स पता चलेंगे, 1-1 ही मेरे ख्याल में मिलेंगे। please, तो continue. यस, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका की टीम बाउंस बैक कर सकती है, एक मैच जीती हुई है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलियन सॉइल, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और ऑफ कोर्स वो एक दे आर फोर्स टू रेकन विद, तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि सुपीरियर परफॉर्मेंस देगी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। प्रेशर भी उन पर के जीतना है उनको। जीतना भी है, लेकिन वो ऐसे प्रेशर कई दफ़ा हैंडल कर चुके हुए हैं। लेकिन श्रीलंका का एडेड एडवांटेज सिर्फ ये है कि बिल्कुल ग्राफ जो है हार्ट बीट की तरह उनका पिछले दिनों एकदम से नज़र आया, कोई इजी मैच भी हार गए और बाज़ मैचेस जीत भी गए हैं। तो बट ऑल सेड एंड डन एक अच्छा मैच एक्सपेक्टेड है। सुपीरियर टीम ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया एज वी ऑल नो, और उनसे इस मैच से कुछ कॉन्फिडेंस जो है और बढ़ जाएगा जो भी प्लेयर्स इसके अंदर, ताकि वो आगे फ्यूचर मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। Yet to be seen. ठीक है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा कल के मैच का भी। अच्छा, एक जो बात है, कल जो मैच हो गया पाकिस्तान और इंडिया का, और उस पर नो बॉल्स पे बड़ी बातें जो है वो उछल रही हैं, सब बात जो है बहुत ज़्यादा उस पर कर रहे हैं कि ये नो बॉल थी नहीं थी, ये क्या सिचुएशन है, ज़रा इस पर बताएं, फिर मैं शोएब साहब आपसे भी कमेंट्स लूँगी इसके देखिए, बारे में। कुछ खिलाड़ियों ने, साबिक जो खिलाड़ी हैं बड़े, उन्होंने कुछ इस पर शक का इजहार किया था, उसकी वजह से एक सूरत हाल बन गई। लेकिन नो बॉल का रूल वाजे है कि वेस्ट हाई से ऊपर नो बॉल होगा, वो नो बॉल कहलाएगा जो वेस्ट हाई से ऊपर गेंद होगा। ये 2017 में ये लॉ चेंज हुआ है, पहले ये सिर्फ फास्ट बॉलिंग पर था, अब ये स्पिनर्स भी अगर गेंद करेगा और वो भी वेस्ट हाई से ऊपर होगी। वेस्ट हाई से ऊपर कहाँ पर, कि बैट्समैन खड़ा हो अपराइट पोजीशन पे और क्रीज में बैट्समैन खड़ा हो। तो विराट कोहली क्रीज की एज पर खड़े हुए थे और वो अपराइट खड़े हुए थे, और वो नो बॉल, मुझे तो लग रहा था कि हाइट उसकी ज़्यादा है, लेकिन इस पर डिबेट हो सकती है कि हाइट ज़्यादा या कम। लेकिन इसमें लॉ जो कहा जा रहा है कि थर्ड अंपायर को फैसला दे देते, थर्ड अंपायर को नहीं जाता। लॉ के मुताबिक जब कोई डिसीजन लेना हो गेंद के ऊपर, उस गेंद के ऊपर कोई डिसीजन हो, आउट हो कुछ, तो जब थर्ड अंपायर को रेफर किया जाता है, अदरवाइज द फील्ड अंपायर आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने डिसाइड करना था और उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि फैसला इस पे कुछ भी नहीं होना था, छक्का हो गया था उस गेंद पर। तो इसलिए ये यू नो सिंपल केस है। ऑलराइट जी, मेरा थोड़ा सा अदरवाइज व्यू पॉइंट है, वो ये कि देखें अंपायर के ऊपर कब आता है कि जब डाइसी सिचुएशन हो। वो अब ये क्रीज के ऊपर, वो बिल्कुल क्रीज के एज के ऊपर था। क्रीज की जो लाइन होती है दो, जो जैसे एक पट्टा खींचता है, सपोज इतना बड़ा वो पट्टा है, तो ये क्रीज यहाँ से मानी जाती है। स्टंपिंग जो होती है या जो भी क्रीज यहाँ से शुरू होती है, नॉट द आउटर एज। यहाँ अगर बैटिंग यहाँ कर रहा है और फेज वहाँ से बॉलिंग अगर हो रही है, तो ये वाली जो एज है यहाँ से आउट होता है, या नो बॉल जो कोहली के केस में वो भी यही था। तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि पैर जो है वो तकरीबन इस तरफ है, अंदर नहीं है उस लाइन के। तो उस सिचुएशन के अंदर वो रेफर कर सकता था कि क्या ये नो बॉल थी। उसका एक, जब ओपनर वहाँ फिंच वो सॉरी जो कल रोहित शर्मा जब आउट हुए, तो वो जा रहे थे, वो तो खुद वॉक कर गए थे, लेकिन अंपायर ने फिर भी उसका वो चेक कराया कि क्या ये 100% आउट है कि नहीं। हालांकि वो खुद भी वॉक कर रहे हैं, फील्डिंग साइड ने भी कहा कि जी आउट है, हमने ये कैच सही किया हुआ है। सही किया, हाँ। अच्छा, बहुत से लोग भी बोलेंगे वो इसलिए दिखाते हैं कि नो बॉल है कि नहीं, इस वजह से रिव्यू हर बॉल पे, हर आउट होने के ऊपर होता है। नो बॉल का नहीं दिखाया गया, डायरेक्टली थर्ड अंपायर ने उस कैच को, वेदर इट वाज कैचेबल और नॉट, या वो फर्स्ट बाउंस तो नहीं आया, उस तरह दिखाया गया। तो जब उस केस के अंदर ये चीज़ को उठाया जा सकता है, थर्ड अंपायर को रेफर कर सकते हैं,
तो ये पैर यहाँ है या यहाँ है, उसके ऊपर क्यों नहीं किया गया? दैट इज द पॉइंट। और जो जो उसकी जो ट्रिजेक्ट्री थी बॉल की, वो नेचुरली बॉल जब एक स्पिनर की बॉल यहाँ से उसने छोड़ी है तो वो ऑलवेज इट विल बी ऑन द डिक्लाइन, हाँ। नीचे की तरह उसने जाना है। तो वो ऐसा अंदाजा हो रहा था कि अगर एक बार रख दें उसकी वेस्ट के ऊपर तो बॉल वुड हैव डेफिनेटली पास अंडर ये दैट तो वो बार। आगे खड़ा हुआ था तो आगे नहीं खड़ा हुआ मतलब था, crease लेकिन पर। फुल स्ट्रेच जरूर हाँ, था, बट ही वाज ऑलमोस्ट विद इन द गिवन लाइन। वो जो लाइन है बैटिंग पॉपिंग क्रीज कहलाती ठीक है। उसके ऊपर था। तो वो चीज देखने में आ रही थी, इसी के उससे लेट्स सपोज के 1 इंच बाहर हो खड़ा होता तो स्ट्रेट अवे कोई बात इफ्स एंड बट्स भी नहीं होते। तो बात आ गई उस लाइन के ऊपर कंसंट्रेशन की कि जी वो हॉक आई से देखना पड़ता या पढ़ना चाहिए था। तो बेसिकली द मैच वाज बेसिकली अवॉर्डेड टू देम। अच्छा, आपने भी कहा कि एक रूल है कि जिसमें आप नहीं थर्ड एम्पायर से जो है हेल्प ले सकते जब इसमें। तक कोई डिसीजन ना लेना हो, आउट ना हो, उस वक्त तक आप थर्ड एम्पायर पे नहीं जा सकते। इस तरह के पहले भी इंसिडेंट हुए हैं और ये यहीं से शुरू हुआ था। उसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि वो आगे खड़ा था पीछे खड़ा था। मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज ठीक है, सही खड़े थे वो अपनी जगह पे जहाँ उन्हें खड़ा होना चाहिए था, या खड़ा होना जहाँ लेजिटिमेट है वहाँ वो खड़े हुए थे। तो विराट कोहली को इस पे क्या कहना चाहिए, कसूरवार ठहराना तो खैर सही नहीं है, लेकिन ये कि अंपायर की जजमेंट पे आप शक कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंशंस पर शक नहीं कर सकते। ओके, हाँ सही, ठीक है। ऑलराइट, तो मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी 2 मैचेस हुए और हमने बात की आज थोड़ी सी पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से भी और कल के मैच के हवाले से भी, लेकिन अभी हमारे पास बांग्लादेश के मैच की या दूसरे मैच के हमारे पास है, किसकी हाईलाइट्स मौजूद? बांग्लादेश के मैच की, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के मैच की हाईलाइट्स मौजूद है, जरा वो देखते हैं। Strength, that's a genuine nick. And it's force run and it's both sides. shot. Couple of bounces. Goes again. He gets enough of it out over mid-wicket for 6 this time. Well before. Top strike. 4G. Terrific. Inside the line. Finds that gap we just talked about. Way to the boundary for crunched away this time over top of cover point into the boundary. Yeah, that was a gift. Gave himself some room, got it on the full and fall in the gap. Protection in the deep. Does he get there? No, he doesn't. Yeah, in the gap. Deliberate. Very well. Straight down the ground. That is a wonderful. ऑलराइट जी, अभी हमने हाइलाइट्स भी देखी और हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसमें एक बात कि आसिफ ने कहा कि अब बैट में से कुछ आवाज़ जो है वो टक्कर के आती है, वो कुछ चीज आने लगी, पहले दूसरी तरह की आवाज़ होती थी, तो क्या चक्कर है ये आप बताएंगे? नहीं, वो मैं कह रहा था कि अब माइक की क्वालिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा शार्प हो गई है और ज़्यादा अच्छा कैच करता है माइक आज की कंपैरेटिवली टू 20 years earlier। तो ये चीज़ का डेफिनेटली फ़र्क है और ऐसा क्रिस्प आवाज़ आती है, बड़ा मज़ा आता है जब, और जो सॉलिड शॉट लगता है पता चलता है कि बल्ले से ही वो इतना आउटस्टैंडिंग मिडिल हुआ है, स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट के ऊपर गेंद लगी है। तो वो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी तो एवरी डे बढ़ती है। आई विश कि ये टेक्नोलॉजी कल भी यूटिलाइज कर ली होती। एंटरटेनिंग लगता है ना सारा मैच भी। अच्छा, एक चीज़ और भी, अभी हम लोग द फ्रेंड्स वाला जब बैठे होते हैं हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब T20 जो है वो इतना ज़्यादा अब लोगों में देखा जाता है, कोई एक मैच हो गया है तो जिस तरह टेस्ट मैच का इतना ज़्यादा लोगों के तरफ उनका रुझान नहीं होता, तो ये कि क्या अब के 50 ओवर्स का मैच भी इतना ही इंटरेस्टिंग लोगों में लगेगा या नहीं लोगों को लगेगा?
नहीं देखिए, वो जितना स्लो प्रोसेस है आज की उसका रीज़न ये है कि जो इंसान का लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत फास्ट पेस्ड Fast हो हो गया गया हुआ हर चीज़ है। में, हाँ। और उनके पास अब वो पहले ज़माने के लोगों वाला पेशेंस नहीं है। हाँ। तो डेफिनेटली दे वुड ऑलवेज बी वांटिंग टू सी अ T20 मैच रादर देन जो प्योर क्रिकेट को जो लोग पसंद करते हैं एज क्रिकेटर या क्रिकेटर से जब आप बात करेंगे तो दे विल ऑलवेज कम टू द टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट, देन वनडे एंड देन T20 को तो बहुत से लोग मानते भी नहीं थे कि वो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। इन जनरल अराउंड द वर्ल्ड परसेप्शन यही है अमंग द क्रिकेटर्स एट लीस्ट कि जी टेस्ट क्रिकेट वो उसकी एक ब्यूटी अलग है, उसका चार्म, प्रेशर और उसमें असेस करना जो एक प्लेयर को, इसमें आपका क्वालिटी है नहीं, आपने बल्ला घुमाया इधर लगी उधर लगी चौका जीत छक्का के हो गया। पीछे लगे हुए हैं बस आगे में जीत के पीछे। अगर क्वालिटी नहीं है तो इसमें फिर बैट्स नहीं, की नहीं, quality- quality नहीं, तो- नहीं नहीं वो क्वालिटी आपकी बात टाइमिंग सही क्या है। गेम है ना, बैट- वरना तो पहलवान लोग खेल रहे होते हैं और हाँ, छक्के लंबे तो मार रहे बैट होते की क्वालिटी पे फर्क पड़ा है। बैट्स कुछ अच्छे क्वालिटी के बैट, आ रहे हैं। बॉल, हर चीज, बैट हाँ। की क्वालिटी जो प्रेसिंग होती है ना, वो एक उसके अंदर फर्क आया है और उससे ज़्यादा फर्क उसके हैंडल की वजह से आया है। जो आज की जो शॉट आपको जो इतने पता भी नहीं चलता और इतने ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं कि उसके अंदर पहले सिर्फ 4 केन, जैसे जो उसका जो हैंडल होता था वो उसके 4 हिस्सों में वो Divide- केन होते हाँ, थे। हाँ, उसको अब फिर उसके pack अंदर करते वो रबर भी बीच में डालते हैं, तो वो मतलब हल्का सा एक जैब दो तो वो बॉल इतना ज़्यादा ट्रैवल करने लगता है। 10, 15, 20 यार्ड्स का फ़र्क पड़ गया है। उसी एक वो पुराना स्टाइल का बैट और फिर मीट ऑफ द बैट जो है वो थिकनेस ऑफ द बैट जो है वो ज़्यादा हो गए, ज़्यादा लाइटर फॉर्म के अंदर आ गए। आप जितनी मोटा बैट लेंगे, ज़्यादा हैवी लेंगे तो उठाना मुश्किल होता है। पहले ज़माने में इतना ज़्यादा उसको रिफाइन नहीं किया गया था, तो इसलिए जो नहीं उठा सकते थे वो हम जैसे वो 2.6, 2.7, 2.8 के बैट से खेलते थे। उस ज़माने में क्लाइव लॉयड 3 पॉइंट सम प्लस के बैट से खेलता था। तो मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ों का फ़र्क आया है उसकी एनहांसमेंट में ऑफ मेकिंग अ क्रिकेट बैट। अच्छा, तो ये अपनी मर्जी से, ये जो आपने बताया जो रेशो है, ये अपनी मर्जी से आप बैट का जो आपकी होता है। मर्जी होती है कि वेयर यू फील ईजियर, कंफर्ट जोन आपके स्टाइल ऑफ प्ले को क्या सूट करता है, ओके, फिर आप वो चूज एक करें। लेंथ और एक ब्रेथ, ये स्पेस ये मतलब ये फिक्स्ड है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। विथ लेंथ आप अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप उसकी लेंथ ऑफ द बैट तो बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग 1 इंच, पौना इंच का बैट की लेंथ बढ़ा के खेलते थे। बाद मैं खुद ज़्यादा वो यूज़ करता था, थोड़ा सा अबाउट एन इंच लॉन्गर बैट, ब्लेड जो है नीचे का जो हिस्सा होता था उससे कोई फर्क पड़ता था? उससे यॉर्कर वगैरह जो बॉल है उसको एकदम डिग आउट करने के लिए थोड़ा सा समटाइम्स इवन फ्यू सेंटीमीटर्स इज गुड इनफ, वरना बॉल बैट के नीचे से निकल जाए और थोड़ा सा अगर हो तो बैट से टकरा के इधर उधर गिर जाती है, आप बोल्ड होने से बच जाते हैं। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो इस तरह मैं इस वजह से वो बड़ी और टेक्निकल सियालकोट पाकिस्तान तो नंबर 1 है। नंबर 1, हाँ, best है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से भी, और साथ साथ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, इसके हवाले से बताइए। देखिए, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि भाई 8 नंबर तक की बैटिंग क्यों ली गई, एक फास्ट बॉलर को इंडक्ट कर देना चाहिए था। जब आपको अब उनको भी पता है ऐसे अब वो नहीं है, कम अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सारा सब मिला के। बात ये है कि जब आपका लैक ऑफ ट्रस्ट हो फॉर द मिडिल ऑर्डर, द टॉप बैट्समैन जो हैं 4, 5, 6, 7 नंबर के जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर ट्रस्ट इतना ना हो कि यार ये 1-2 मारेंगे इसमें से वो आउट हो जाएंगे, फिर भी हमारे पास कोई होना चाहिए, वरना तो फिर एकदम टेल एक्सपोज हो जाएगी मारने में अगर गए तो। इस वजह से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को किया गया जो कि आसिफ की शक्ल में थे, उनको खिलाया गया। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, देखिए आप बहुत सारे मैचेस आपको दे देंगे तो उसमें किसी दिन आपने स्कोर करना है, किसी दिन मैंने, किसी दिन इन्होंने, तो परफॉर्मेंस तो आ गई वो 1 या 2 का मैच की।
और उसकी वजह से फिर अब जैसे हैदर की मिसाल मैं देता हूँ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सब कुछ है, लास्ट बिल्कुल डाइंग मोमेंट्स के ऊपर उसको मौका दिया गया, वरना ही वुड हैव प्लेड दैट द फर्स्ट मैच। जो न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस दी, कोई 70 कुछ कितने रन, कोई अच्छी एक परफॉर्मेंस की थी उन्होंने लास्ट मैच में, तो उसकी वजह से उनको ये चांस एक तरह से ऑटोमेटिक चॉइस हो गए, वरना ही हैड फेल्ड सो मच, ही वुड हैव बीन चक्ड आउट। फर्स्ट 11 के अंदर नहीं मौका मिलना था। तो जब आप एक प्लेयर को इतने मौके देंगे तो हर कोई कहीं ना कहीं खड़ा होगा। अब जैसे आसिफ की एक मिसाल हम देते हैं कि जी अफगानिस्तान के मैच में उसको इट 2 साल मतलब कितना अरसा ज्यादा गुजर चुका हुआ है, लेकिन वो उसके ऊपर अभी प्रोलॉन्ग किया जा रहे हैं। लेकिन अभी की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, क्विक चेंज का क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आसिफ, अभी हम इससे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हैं स्पेशली आज के मैचेस के हवाले से भी, और जो है मैच जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का जो हुआ था वो बारिश की नज़र हो गया, और पॉइंट्स जो हैं वो दोनों में डिवाइड हो गए, दोनों टीम्स में 1-1 पॉइंट्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं। तो आसिफ, मज़ीद हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पर बात कर रहे थे कि जो एक तो उनका जो बैट्समैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक खेल रहे हैं, लेकिन ये क्या इनके अंदर एक जो शुरू का एक खौफ है शुरू से ही कि ओपनर आउट हो गए तो नीचे वाले खेल नहीं पाएंगे, तो वो आउट पे आउट हुए तो चले जाते हैं, तो क्या इसकी वजह से बैटिंग लाइन इतनी लंबी रखी हुई है? देखिए, इसकी वजह बिल्कुल ठीक है, ये वजह है, लेकिन आपको बैटिंग लाइन में एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जैसे हार्दिक पांड्या ने कल बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, तो पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। ये हम पहले से कह रहे थे जब टीम अनाउंस हुई थी कि इसमें फ़हीम अशरफ को होना चाहिए था, या इसमें अमाद भट्ट को होना चाहिए था, या आमिर यामीन को होना चाहिए था, या बिलाल भट्टी को होना चाहिए था, वो कोई भी होता, लेकिन एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर ज़रूरत थी। वो कल आपको पता चला कि आपके पास स्पिनर्स तो हैं, कौन नहीं होना चाहिए था, कौन नहीं होना चाहिए, नहीं, उसकी बजाय कौन देखिए, नाम नहीं लूंगा, किसी का अच्छा नहीं लगता, सब हमारे ही लड़के हैं, लेकिन किसी एक की जगह आप जगह बना सकते थे। एक ऑलराउंडर होना चाहिए था, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो खाली बैट्समैन नहीं हो, लेकिन ये हाँ, बैट्समैन हो, बॉलर हो, दोनों, मतलब उसमें मैंने 3-4 नाम आपको दे दिए, उन 4 में से कोई एक होना चाहिए था। ओके, सही है जी। आप भी कुछ कह रहे थे, कोई एक पॉइंट आप रेज करना चाहते थे? मैं कह रहा था कि बेसिकली जो फ़र्क मेरी नज़र में जो पाकिस्तान और दूसरी टॉप टीम्स के इन बिटवीन है, वो है एक्सपीरियंस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस का। एक चीज़ जो हमारे जो इस वक्त मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं वो बेसिकली टेल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। नवाज 7 नंबर, शादाब 7-8 नंबर का बैट्समैन। आउट ऑफ द ब्लू ये PSL के मैचेस के अंदर कुछ इनिंग्स अच्छी खेली और पाकिस्तान टीम में प्रमोशन वगैरह मिलनी शुरू हो गई। वेयर एज जो दूसरी दुनिया की जो टीम है उनकी जो टेक्निकल एबिलिटी है, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट कमांड रखते हैं, सिंगल डबल भी लेना जानते हैं, नीचे भी खेलना जानते हैं, एंड येट एट द सेम टाइम बड़ी हिट्स ओवर द बाउंड्री लाइन मारने की एबिलिटी रखते हैं। हमारे वहाँ या तो ब्लॉक करते हैं, सिंगल डबल को ख़ास क्रिएट करना पड़ता है, जो फुटवर्क के साथ यूज़ करना पड़ता है बाज़ दफ़ा, और फिर बड़ी हिट। आप ये देखें दूसरे इवन कोहली आखिर तक खेल रहा है एंड येट ही इज़ ट्राइंग टू शो द फुल फेस ऑफ द बैट टू द बॉल, पूरा बैट की विड्थ को दिखा रहा है, यहाँ इस तरह से खेलते हुए। क्रॉस हमारे वाले जो जितने भी आप आउट हुए, कल की ही मिसाल ले लें, लीव अलोन अदर मैचेस, जो पीछे जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर भी एक्सपोज होते रहे, एंड येट जो मिडिल ऑर्डर वाले हैं वो फ्लैट बैट से बैट यूं करके मारने की कोशिश करते हैं। किसी दिन चौका छक्का लग जाएगा, किसी दिन 50 रन भी कर लेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कल कोहली ने पूरा सस्टेन किया, प्रेशर आखिर तक लेके गया, शुरू में 28 रन थे 29 बॉलों में, और फिर एंडेड अप विथ 82 in 53 बॉल्स। तो इसका मतलब ये कि कब आपको टॉप गियर लगाना है, यू गॉट टू शिफ्ट योर गियर्स ऑल्सो। जब 4 आउट हो गए, उन्होंने अपने शिफ्ट ऑफ गियर्स किया, और फिर बाद में जब एक्सेलरेशन की ज़रूरत हुई, पांड्या के लिए भी यही है। तो ये हमारे उसमें ये चीज़ें स्पेसिफिकली सिखाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो 40 कर जाता है उसको सुपरस्टार, सुपर हीरो और सुपरमैन और बैटमैन बना के पेश कर दिया जाता है, हेडलाइंस और बड़ी बड़ी,
जब क्रंच मोमेंट्स पे हमेशा इस तरह आप देखेंगे कि इससे कि लैक ऑफ एबिलिटी गोना प्ले इट्स पार्ट सूनर और लेटर, और वो मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो एम्फेसिस वो उस तरह होना चाहिए कि उनके बिल्कुल ग्राउंड वर्क जो है उनका जो डिफेंस का जो सिस्टम है वो कंप्लीट सॉलिड बेस के ऊपर होना चाहिए। ओके अच्छा, मैं आसिफ ये बात कहूँगी स्पेशली नवाज जो बड़ा बकअप कर रहे हैं आफ्टर मैच के भी उनको अपनी टीम को, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ी वीडियोस भी वायरल हो नहीं रही वो हैं। ठीक है, वो पीसीबी का जो काम है वो कर रहा है। पीसीबी का जो अभी इन्होंने हाईलाइट किया ना कि हम बड़ा स्टार बना के पेश कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बाबर आजम के बारे में बात करूंगा मैं कि वो कवर ड्राइव बड़े अच्छी खेलता है। ये पीसीबी ने कितना इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया है, लेकिन कवर ड्राइव ही तो नहीं होती ना, किसी एक बैट्समैन की आमरी में सिर्फ कवर ड्राइव तो नहीं होती। अगर वो कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलते हैं और तो वो हर आउट हो जगह जाते दी हैं, काम आएगी ना वो। तो हर जगह काम नहीं आएगी। इस तरह से चीज़ को जिसको आपने हाईलाइट करना हो उसको हाईलाइट करें और ईमानदारी से करें। अच्छा ये एक चीज़ है कि जो हमने पिछले जब हम अपने पुराने मैचेस में सीनियर्स पे देखते हैं, तो यहाँ पर या इमरान खान की बात ही कर लें कि जब मैचेस या वर्ल्ड कप होने लगते थे स्पेशल मैचेस, तो वो उन ग्राउंड्स में जाकर अपनी टीम को ज़रूर खिलवाते थे। तो ये इससे जो है जिस तरह अभी हमने देखा कि एक फ़र्क जो हमें नज़र आ रहा है वो यही फ़र्क नज़र आ रहा है कि उन ग्राउंड्स में हमारी टीम जो है वो नहीं खेली इतना ज़्यादा। देखिए there are times which you know the grounds are a new territory to a player. There'll always be a ground where you had not played earlier. उसके लिए क्या होता है कि आप उस ग्राउंड में गुड फील फैक्टर के लिए जो डैडी से मैंने सीखा था, और उसके अंदर उनका ये कहना था कि ग्राउंड में जब नए ग्राउंड पे जाओ तो वहाँ क्रीज के करीब जाके खड़े रह के चारों तरफ जस्ट विजुअलाइज द सिचुएशन। आप सिर्फ वो उसकी सराउंडिंग बॉलर वहाँ से आ रहा है, इमेजिनरी क्रिकेट आपको खेलनी पड़ती है। इसलिए अभी भी बहुत से लोग उसी तरह से जाते भी हैं, और अगर वहाँ ग्राउंड पे खेलने, जो आपका पॉइंट है कि खेलने का पहले मौका मिलता था अब नहीं मिल रहा, तो नहीं जिन ग्राउंडों पे हमेशा अलाउड नहीं होता कि आप जाके खेलना शुरू कर दें स्ट्रेट अवे, तो फिर आपको एटलीस्ट फ्रॉम बोथ एंड्स आप जाके एक गुड फील फैक्टर के लिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम जब मेन मैच में उतरे तो आपको एक एकदम न्यू टेरिटरी ना लगे। सो ट्रू। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपके फादर ने आपको बताई कि ये एक साइकोलॉजिकली बड़ी चीज़ होती है। जब हम भी होस्टिंग के लिए कहीं जाते हैं तो स्पेशली कभी कभार तो होता है कि 10-10 15-15 मिनट जो है सिर्फ बैठ कर वो सेट को देखते हैं, बिल्कुल के वो फील जो है वो हमारे लिए वो बिल्कुल नहीं ना हो। क्यों आसिफ, सही कहा ना? बहुत सी बात की है, बहुत जबरदस्त बात की है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आज का शो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और नई बातें होंगी मैचेस के हवाले से। सो यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा हमारा ये शो। देखते रहें TV1 और हमारे साथ ही रहें।